आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब से एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर की मुलाकात हुई है और लाहौर में होने वाली इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इदारा जाती ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब में रिकॉर्ड तरक्याती मनसूबों से मुतालिक आगाह किया है। बात करेंगे अब्बास नकवी से। अब्बास, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी देखिए, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर ने मुलाकात की और मुलाकात में बाब दिलचस्पी के अमूर इदारा जाती ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया है। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब में तरक्याती रिकॉर्ड मनसूबों के मुतालिक से आगाह किया। मरियम नवाज ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक को पंजाब में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर शराकतदारी की पेशकश की। इस मौके पर उनका कहना था कि ठीक है, पंजाब हुकूमत जो है बाकू अर्बन फोरम के बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। पाकिस्तान के सालसी किरदार की आलमी सतह पर पजीराई। अमरीका ईरान के दरमियान पाकिस्तान काबिल एतमाद सालिस के तौर पर सामने आया। TRT की जानिब से बताया जा रहा है पाकिस्तान ने खामोश, मुनज़्ज़म और मौसर सफारतकारी का रास्ता अपनाया। फील्ड मार्शल के सालसी सफारती किरदार ने पाकिस्तान की इलाकाई अहमियत को नई तक़वीत दी है। इसी पर बात करेंगे। तज़्ज़िकार आबिद लतीफ़ साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। आबिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने समा को वक्त दिया। यकीनी तौर पर इस बात में कहने में तो अब कोई दो राय नहीं बाकी है कि पाकिस्तान के सालसी किरदार की तो पूरी दुनिया मुतरफ है। जी बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। जी बिल्कुल, और एक दफ़ा नहीं जी, बहुत सारी जो पब्लिकेशन हाउसेज हैं, बहुत सारे थिंक टैंक हैं, दुनिया के जो डिप्लोमेटिक सर्कल्स हैं, जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, ट्रम्प साहब खुद शायद कोई मेरा ख्याल है 15-16 दफ़ा ये जिक्र कर चुके हैं, और भी बहुत सारे लीडर्स जो हैं सारी कंट्रीज के। अभी प्रेसिडेंट जी ने भी कल इसी बात का जिक्र किया। तो जी एक और ये सारी दुनिया जिसका जिक्र कर रही है जी, डेफिनेटली वो एक्चुअली इस तरह की डिप्लोमेसी है जो कि प्रॉक्सिमिटी डिप्लोमेसी, एम्पैथी के साथ, एक सेंस ऑफ कमिटमेंट के साथ, न्यूट्रलिटी के साथ और एक कंस्ट्रक्टिविज्म के साथ जो है वो डिस्प्ले की गई है। और इसमें जो क्रेडिट है वो जनरल आसिम को जाता है, जिन्होंने जो रिजल्ट्स हैं उस रिजल्ट ओरिएंटेड डिप्लोमेसी की है, जिसका बहुत प्रचार नहीं किया, किस तरीके से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या रोड मैप है। बट जब वो हो गया और उसके जो नताइज थे उससे लोगों को पता चला, तो लोग इसीलिए अप्रिशिएट कर रहे हैं जी कि बहुत एक साइलेंट डिप्लोमेसी लेकिन बहुत कंस्ट्रक्टिव और विद पर्पसफुल इंटेंट के साथ और न्यूट्रलिटी के साथ। देखिए, जब आप मेडिएशन में जाते हैं या फैसिलिटेशन करते हैं, और स्पेशली जब इतने कॉम्प्लेक्स मामलात के अंदर ये स्ट्रैटेजी अपनाना बड़ा अहम था। बिल्कुल, बहुत सही बात की आपने। आबिद साहब, आप भी साथ ही मौजूद रहिएगा, चूँकि सैयद मोहम्मद अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। एक बड़ी अहम बात आबिद साहब ने की है कि जितना कॉम्प्लेक्स ये मामला था, इसमें जो पाकिस्तान की जानब से स्ट्रैटेजी की गई है, जिस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया गया है, जितनी बैलेंस्ड डिप्लोमेसी की गई है, मोहम्मद अली साहब, बड़ा अहम है ये। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो रोल है, पाकिस्तान ने पिछले साल अपनी फौजी ताकत का लोहा तो पूरी दुनिया के सामने मनवाया जब उसने भारत को एक इबरतनाक शिकस्त दी। लेकिन सिफारती सतह पे भी आलमी अमन के क़याम के हवाले से जो पाकिस्तान की फौजी क़यादत, खुसूसन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जो रोल प्ले किया है, मैं समझता हूँ इसकी भी मिलिट्री डिप्लोमेसी की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती है। और जितना पेशेंस के साथ, जितनी बुर्दबारी और जितने एहतियात के साथ जो नेतन्याहू साहब रोजाना माइन फील्ड्स और नई बरूदी सुरंगें बिछा रहे हैं इस अमल में, उससे महफूज करते हुए जो स्पॉयलर्स हैं उनकी कोशिशों को नाकाम बनाते हुए हमारे अरब भाई हों या ईरानी हों या अमरीकी हों, उनको साथ लेके चले हैं। और अभी तक जो भी पेशरफ्त हुई है, मैं समझता हूँ उसका तमाम तर सहरा जो और क्रेडिट जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के रोल को जाता है। और मैं तवक्को करता हूँ कि इस कंट्रीब्यूशन को न सिर्फ वैल्यू और अप्रिशिएट जिस तरह अभी किया जा रहा है आलमी मीडिया और आलमी बिरादरी से, अब इसको हतमी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा और एक देरपा अमन कायम हो सकेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सदर ट्रम्प जो हैं वो इस मौके से और पाकिस्तान की कोशिशों से इस्तेफादा करें और जो प्रोग्रेस है अब इसको कल्मिनेशन की तरफ लेके जाएं, ताकि ये खित्ता देरपा अमन खुशहाली
की जानिब लौट सके। बिल्कुल, प्रोग्रेस को कल्मिनेशन की जानिब ले जाया जा सके। सर आप भी साथ ही मौजूद रहेगा। आबिद साहब एक बार फिर आपकी जानिब आना चाहूँगी। जैसे कि मोहम्मद अली साहब भी यही कह रहे थे कि ये जो क्रेडिट है, ये जो सहरा है, यकीनी तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को जाता है। अब फील्ड मार्शल साहब की अभी तक की अगर हम शख्सियत की बात करें तो उन्हें एक मिलिट्री डायनामिक के हद तक तो देखा जाता था, लेकिन अब जो जैसा कि TRT ने भी यही रिपोर्ट किया है कि वो एक बाकायदा हकीकत पसंद, नतीजा खेज, सिफाती अंदाज वाली शख्सियत के तौर पर सामने आया। आबिद साहब जी देखिए, मिलिट्री डिप्लोमेसी तो बहुत एक यूं कह लीजिए कि टेलर कट एक डिप्लोमेसी होती है, जिसमें आप एक्सचेंजेस करते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेस इकट्ठे करते हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स के एक्सचेंज हो सकते हैं, और उसी डोमेन के अंदर रहते हुए, पर्टिकुलरली मिलिट्री डोमेन के अंदर रहते हुए एक आप डिप्लोमेसी करते हैं। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी हमने देखा जी कि जब मिलिट्री लीडर्स को आउटरीच, क्योंकि बहुत थिएटर्स कमांड थी, बहुत मुल्क जो थे वो उनकी कमांड के अंदर आते थे, तो फिर उनको लामहला वो डिप्लोमेसी जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है उसकी आउटरीच उसमें ऐड करनी पड़ी। उसके बाद हमने नहीं देखा ये फिनोमेना को होते हुए, जो भी सिविल मिलिट्री रिलेशंस ने जो भी टर्न लिया, जो भी ट्रेजेक्टरी ली, लेकिन ये उसके बाद जनरल आसिम हैं जिन्होंने ये इसको डेमोन्स्ट्रेट किया जी। और उसकी रीजन आपके सामने है, जैसे कि मोहम्मद अली साहब भी कह रहे थे कि जब पाकिस्तान मार्का हक के बाद पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टेचर, because of the performance, because of the response, because of acting as a responsible state जब emerge हुआ, तो उसके बाद से जाहिर है इस खित्ते के अंदर स्पेशली वेस्ट एशिया के जो इश्यूज थे उसमें ऑटोमेटिकली पाकिस्तान एक पिवट बन गया, एक स्टेबलाइजर बन गया। और फिर जब ईरान का ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो उसमें डेफिनेटली वही जो लीवरेज थी पाकिस्तान की, वही जो आपका वेदाल था, वही जो आपकी अचीवमेंट थी और वही जो आपकी एबिलिटी थी, उसके पेश नज़र उसको सामने रखते हुए फिर उसमें पाकिस्तान ने अपना रोल अदा किया। और अगेन फील्ड मार्शल साहब जो हैं उन्होंने उस ईरान के जो पहले जून वाला जो 12 डेज कॉन्फ्लिक्ट था उसके अंदर भी आपको याद है कि किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने में, उसको रिजॉल्व करने में और सीज फायर कराने में अपना रोल अदा किया। और अब जो रिसेंट जो मामला है जो पिछले कोई 8-10 हफ्तों से चल रहा है, और स्पेशली पर्टिकुलरली ये जब से जो है वो सीज फायर हुआ है और जब से नेगोशिएशंस चल रही हैं, तो आई थिंक एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव तरीके से जी, और यूं कहिए कि न्यूट्रलिटी को शामिल करते हुए, क्योंकि देखें इसमें जो पहले भी हम बात कर रहे थे कि जो मीडिएशन डायलेमा क्रिएट हो जाता है जब भी आप किसी दो ऐसे फरीकैन के जिनमें बहुत ही बैड ब्लड हो और सेंचुरीज से, डिकेड से बैड ब्लड हो, मैं यूं कह लीजिए, तो उसके बाद मेटाफोरिकली आपको फिर बहुत मुश्किल होता है अपनी न्यूट्रलिटी मेंटेन रखना। लेकिन उसमें ना सिर्फ अपनी न्यूट्रलिटी मेंटेन रखी बल्कि जो दोनों मुल्क हैं अमेरिका और ईरान, उनको पूरे तरीके से एतमाद भी है और उनकी जो मैसेजिंग है, जो सिग्नलिंग है, जो भी एक फैसिलिटेटर जितना हद तक कर सकता है वो उन्होंने अपना रोल अदा किया और उसको दोनों ही अप्रिशिएट करते हैं। बल्कि जब इसमें दूसरे इंटरलोकेटर्स ने आने की कोशिश की और कहा कि हम अपना रोल अदा करते हैं, तो दोनों ने साफ कह दिया कि जी वो जो ट्रस्ट का लेवल है या जो नेगोशिएटिंग जो ट्रेजेक्ट्री है वो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान उसको मेंटेन करे और उसको जनरल आसिम है। बिल्कुल, दोनों फरीक की जानिब से जो मुकम्मल एतमाद है वो पाकिस्तान पर ज़्यादा जो है वो अदा किया गया है। साथ ही मौजूद रहेगा, मैं चाहूँगी मोहम्मद अली साहब के आप इस हवाले से भी, जैसे कि आबिद साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि ज़ाहिर है जब मीडिएशन की बात हो रही है तो पाकिस्तान पर ही एतमाद दोनों फरीक की जानिब से किया गया। ऐसे में पाकिस्तान की जो अपनी एक स्ट्रैटेजी रही है, जिस तरीके से एक बैलेंस रवाबित रखे गए, मशरिक़ वस्ता इटसेल्फ एक थोड़ा सा हमेशा से एक बड़ा कॉम्प्लेक्स फ्रेम ऑफ स्ट्रक्चर रहा है, लेकिन ऐसे में तमाम ममालिक को यूं साथ लेकर चलना और फिर एक इनिशिएटिव की जानिब लाना, क्योंकि जाहिर सी बात है सिफारतकारी की असल कामयाबी तो तशहीर नहीं बल्कि नताइज होते हैं। पाकिस्तान ने ये कर दिखाया है। मोहम्मद अली साहब बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि देखें इस मशरिक़ वस्ता में जो पाकिस्तान ने जो लीडिंग रोल प्ले किया है अमन के अमल को आगे बढ़ाने में, उसकी कोई तारीख में मिसाल नहीं मिलती है। और अब आप देखें कि इसमें दो बातें बड़ी मुनफरिद हैं। पहली बात यह है कि पाकिस्तान ने ये अमन के अमल को में अपना रोल उस वक्त प्ले किया जब आप देखें दुनिया का जो आलमी निज़ाम या वर्ल्ड ऑर्डर है वो एक इंतशार का शिकार है और पावर सेंटर्स मुंतशिर हो चुके हैं। चीन, अमेरिका, रूस के दरमियान मुखासमत और अदम एतमाद मौजूद है। अक़वाम मुत्तहिदा आलमी क़वानीन जो है उसकी कोई अहमियत अब रह नहीं गई है। तो ऐसे टाइम पे जबकि आलमी बरादरी का एतमाद जो है वो आलमी कानून, आलमी इदारों और आलमी ताकतों पे कम हुआ है, पाकिस्तान जो है वो आलमी कानून, अमन, सलामती और इस्तेहकाम और एक जिम्मेदार रियासत के तौर पे उभरा है। आलमी अमन को
دیرپا بنانے کے لیے، جنگ کو ختم کرنے کے لیے. ایک اور دوسرا پہلو جو بڑا انٹرسٹنگ اور اہم ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے یہ رول اس وقت پلے کیا ہے جبکہ خود پاکستان جو ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں برسر پیکار ہے، اور اس کی افواج روزانہ جو ہیں بڑے پیمانے پہ دہشت گردوں جو بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے خلاف کامیابیاں بھی حاصل کر رہی ہیں. لیکن اس دوران بھی پاکستان نے اپنے قائد اعظم، اپنے بانی کے پین ویژن کے مطابق عالمی امن و سلامتی کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنا لیڈنگ رول پلے کیا ہے. اور یقینی طور پہ پاکستان کی چاہے ہارڈ پاور ہو جس کا مظاہرہ ہم نے الحمدللہ پچھلے سال کیا، اور آج پاکستان کی ڈپلومیٹک انفلوئنس ہو، یہ دونوں جو ایلیمنٹس آف نیشنل پاور ہیں اس کا پاکستان نے بہترین استعمال بھی کیا ہے اس خطے میں عالمی امن و سلامتی کو پروموٹ کرنے کے لیے، عرب ممالک کی سیکیورٹی کے خدشات کو میٹ کرنے کے لیے، ایران کو مزید جنگ کی تباہی سے بچانے کے لیے، امریکہ کو فیس سیونگ دینے کے لیے. تو یہ جو پاکستان کی سفارتی رول ہے اور اس کا میں سمجھتا ہوں تاریخ اس کو سنہرے حروف سے بہت طویل عرصے تک یاد رکھے گی. بالکل درست بات ہے. اچھا عابد صاحب، محمد علی صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی ہے کہ ایسے وقت میں پاکستان یقینی طور پر میڈیشن کا رول نبھایا ہے جب پاکستان خود دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، اور یہ TRT کی جانب سے بھی لکھا گیا ہے کہ فیلڈ مارشل نے مغربی سرحدوں پر دہشت گردی کے خلاف سخت موقف اپنایا ہے. ہم نے دیکھا ہے اس حوالے سے بھی جو بر وقت اقدامات ہیں وہ بھی لیے گئے ہیں. تو میں چاہوں گی عابد صاحب تھوڑا سا آپ اس حوالے سے بھی اس کا احاطہ کریں، کتنا چیلنجنگ پاکستان کے لیے رہا ہے، اور ایسے میں کتنا ایک پاکستان نے بہت ہی بیلنسڈ رول نبھاتے ہوئے اپنی ساکھ ہے نہ صرف خطے میں بلکہ پوری دنیا میں اپنا جو مقام ہے وہ منوایا ہے. جی دیکھیے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ پاکستان کو جو اس وقت سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے وہ پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی کا کرائسس کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک کیوپلیکسٹی یعنی کیوس اور کمپلیکسٹی کریٹ کی جا رہی ہے پاکستان کے ویسٹرن بارڈر پہ، اور سب جانتے ہیں کہ وہ اس کے پیچھے کون ہے. اس کے پیچھے انڈیا ہے جو کہ اس کی فائنینسنگ بھی کر رہا ہے، ان کو سپورٹ بھی کر رہا ہے، ان کی فزیکل سپورٹ بھی کر رہا ہے، ان کی فائنینشیل سپورٹ بھی کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیفینیٹلی اسرائیل بھی ہے جو کہ ایک بہت بڑا ایلائے ہے انڈیا کا، جس کا پروف ابھی جب بگرام بیس کے اوپر جو ان کے ڈرونز اسمبل کر رہے تھے اور جو ایک اسمبلی کا ایک پورا ایک پروجیکٹ تھا، جب اس کو ڈسٹرائے کیا گیا تو وہاں سے بھی یہ چیز پروو ہوئی. تو ایک اس علاقے کے اندر ایک بڑے عرصے سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے جو ویسٹرن بارڈر ہے اس کو بھی ڈیسٹیبلائز کر دیا جائے. تو دیکھیں جس طریقے سے جنرل عاصم نے اس کو بھی ٹیک آن کیا ہے اور یہ کلیئر کر دیا ہے کہ 1 انچ بھی اگر پاکستان کی ٹیریٹری کے اوپر کہیں سے بھی کسی بھی قسم کی کوئی ایگریشن ہوگی، پاکستان کی جو سوورینٹی ہے یا جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے اس کو اگر وائلیٹ کیا جائے گا تو اس کا جواب دیا جائے گا. نہ صرف وہاں پہ صرف اس ایٹ دا پوائنٹ آف اپلیکیشن جواب دیا جا رہا ہے جی، بلکہ اس کے پیچھے جو اس کی پوری کل چین ہے جس میں اس کے بٹالین ہیڈ کوارٹرز، بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز، اس کے کلنگ زونز، اس کے پیچھے لاجسٹک ہیڈ کوارٹرز، وہاں جہاں پر ریکروٹمنٹ ہوتی ہے، اس پوری کو ہٹ کیا جاتا ہے. پاکستان کا دیکھیں افغان لوگوں کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں اور پاکستان نے ہمیشہ ان کو سپورٹ کیا ہے، بلکہ پچھلے 50-60 سال سے سپورٹ کر رہے ہیں، اور جتنا پاکستان نے سفر کیا ہے اس سپورٹ کرنے میں کبھی بھی کسی کنٹری نے نہیں کیا. لیکن جو یہ ایلیمنٹ ہے، کیونکہ دیکھیں افغانستان اس وقت ایک جیوگرافیکل ایکسپریشن بن گیا ہے، وہاں پہ اسٹیٹ کام نہیں کر رہی، وہاں پہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، وہاں پہ وار لارڈز ہیں، وہاں پہ آرمڈ گروپ ہیں، اور انہی آرمڈ گروپ نان اسٹیٹ ایکٹرز اور جو ایک یہ ملیٹنٹ ایلیمنٹ ہے، اسی کا انفراسٹرکچر اور اسکیفولڈ ہے جو اوپر جا کے افغان رجیم بن جاتا ہے. یعنی وہ اسی کا دیٹ از اسکیفولڈ جس کے اوپر ان کی گورنمنٹ کام کر رہی ہے، سو کالڈ گورنمنٹ. تو اس لیے یہ جو مینس ہے اس کو ٹیک آن کرنا. پھر افغانستان میں بھی پاکستان پوری دنیا کی جنگ لڑ رہا ہے. دیکھیں جو اگر آپ تو آئی ایس کے لوگ، داعش کے لوگ، القاعدہ کے لوگ، پوری دنیا سے اس وقت جو ٹیررسٹ ہیں وہ آ کے افغانستان میں اکٹھے ہو گئے ہیں، اور سب کو پتہ ہے کہ ان کا ایجنڈا ریجنل نہیں ہے، ان کا ایجنڈا پرٹیکولرلی پاکستان نہیں ہے، ان کا ایجنڈا گلوبل ہے. تو پاکستان جب ان کو بھی ٹیکل کر رہا ہے، ان کے جو ایفیلیٹس ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کو بھی آپریٹ پاکستان میں نہیں کرنے دیا جا رہا، ان کو ٹیک آن کیا جا رہا ہے. تو آئی تھنک یہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور پوری دنیا اس وقت اس کو بھی سراہ رہی ہے جی، ان دی کانٹیکسٹ آف General Asim's vision and leadership as vis-a-vis the western border and also towards the region's stability as far as the West Asia is concerned.